हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम 2012 का पेपर का सलूशन करेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा जो 2012 में पूछा गए थे जितने भी क्वेश्चन, यहाँ पर 132 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 132 क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो पाता तो हो जाता, नहीं 2 वीडियो इसका बना लेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा समय होगा तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि 2000 तक सर आपने करवाया, तो 2012 पे कैसे? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि आपका डेट कभी भी आ सकता है, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते में कभी भी आ सकता है, कि जो कैलेंडर है उत्तर प्रदेश पीसीएस का वो कभी भी आ सकता है। अगर अभी हम 2001 से 2012 तक करवाते तो काफ़ी समय लग जाता। इसीलिए पहले मैं सोच रहा हूँ 2012 से 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं रिसेंटली के, वो उसको देख लीजिए। फिर जब समय मिलेगा फिर हम 2001 से 2011 तक देख लेंगे, क्योंकि 2012 से 2023 तक जो पेपर आप करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि बार बार वो जो जनगणना वाला सेंसस वाला क्वेश्चन आता था, उसको थोड़ा सा इरिटेट होता था, क्योंकि वो हम सब 2011 से पढ़ रहे हैं, तो हमेशा 2000 वो 1900 अभी 91 और इसके बाद 2001 का जनगणना, तो उसमें कन्फ्यूजन होता था। तो हम सोचे 2012 से शुरू करते हैं, नई जनगणना भी मिल जाएगी आपको और पेपर का थोड़ा सा हार्ड लेवल भी मिल जाएगा, क्योंकि अब जैसे जैसे पेपर का वो बन रहा है तो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। तो ठीक है, तो अब काफ़ी बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर 2016 से करवाइए, तो मैं 2016 से पीछे भी 2 4 साल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, 2012 का पेपर सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं, मतलब 2000 जो प्रीवियस ईयर पेपर के ही हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहला शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं आप खुद करिए, इसके बाद मैं उसका आंसर तो बताता ही हूँ। ठीक है, ताकि आपका एक टेस्ट भी रहे। ठीक है, अब देखिए, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, इसको मिलाना है, कौन सा हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो आप सबको पता ही होगा मांडा कहाँ पर है, तो मांडा जम्मू कश्मीर। अभी ये 2022 में क्वेश्चन आया था मांडा। ठीक है, 22 या 23 में आया था। तो मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है? मांडा है हड़प्पा स्थल ये। अब देखिए, दैमाबाद है। दैमा, देखिए आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, वहाँ पे पढ़ देंगे तो याद करेंगे कि हाँ, हमने जितना से प्रीवियस ईयर में बताया था वही सब आया है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ? तो दैमाबाद कहाँ आपका? महाराष्ट्र में। तो दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देखिए, कालीबंगा और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये आपका होगा सही। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? यहाँ पर सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कुछ वैदिक नदियां हैं और उनकी आधुनिक नाम है। तो ये जो वैदिक, पहले जो वैदिक काल की नदियां थी, अब उनको इस नाम से जाना जाता है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? अब देखिए, कुभा को, कुभा से का से कुभा, का से काबुल, ऐसो लगा दीजिए बस। अब देखिए, परसड़वी, परसड़वी को रावी नदी के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, सदा नीरा, सदा नीरा को गंडक, तो गंडक सदा नीरा को जाना जाता है। इसके बाद सतुद्री, सतुद्री किसे? सतुद्री सतलज को जाना जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है नदियों को। तो सतुद्री, सतलज, सदा नीरा गंडक, कुभा काबुल, परशुरवी रावी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा इसमें सही होगा? पी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन सा जो बौद्ध पवित्र स्थल था वो निरंजना नदी पर? तो बोध गया। ठीक है, बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, वहीं पर ये मतलब वो बोध गया निरंजना नदी पर मतलब है। तो अब देखिए, ये पूछा जाता है कि इनको ज्ञान किस उम्र में प्राप्त हुआ था। तो इनको ज्ञान भगवान बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था। किस वर्ष की उम्र में? मतलब 29 साल की उम्र में ये घर से निकले थे, तो 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और सिद्धार्थ से वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, निरंजना नदी के सर बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश सारनाथ श्रीपत्तनम में दिए थे। उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन।
ठीक है। अब एक चीज़ ये पूछा जाता है कि मतलब ये मतलब किस रात को, तो बैसाख की पूर्णिमा रात को, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ये देखिए बैसाख, इनको ज्ञान बैसाख की पूर्णिमा रात को प्राप्त हुआ था, पूर्णिमा रात को। तो क्या क्या याद करेंगे, 35 वर्ष की उम्र में धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया जो उन्होंने मतलब उपदेश दिया था, और बैसाख की पूर्णिमा को प्राप्त हुआ था, ठीक है, मतलब इनको ज्ञान कठिन तपस्या के पश्चात, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, अशोक के समकालीन जो तुरमय था ये कहाँ का राजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का राजा था, जिसको आप इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का राजा था, मिस्र का राजा था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरिया का राजा कौन था, सीरियाई नरेश कौन था, तो इस ये कौन था, अंतियोक, अंतियोक। यहाँ तुर्मे मिस्र का था तो अंतियोक हो सकता है, ये पूछ ले, ठीक है, आपके पेपर में। अंतियोक ये कहाँ का था, सीरिया का। अब मेसिडोनिया का पूछ ले सकता है, ठीक, तो आंतिक, मेसिडोनिया का कौन था, आंतिक, आंतिकिन, आंतिकिन अगर पूछे तो आंतिकिन कहाँ का था, मेसिडोनिया का था। सीरिया का कौन था, अंतियोक था। तुर्मे कौन कहाँ का था, मिस्र का था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बताइए, पुण्यवर्धक भक्ति वाज लोकेटेड इन, कहाँ पर भुक्ति, जो पुण्यवर्धक भुक्ति थी वो कहाँ पर लोकेटेड थी। तो याद रखिएगा जो गुप्त कालीन जो अभिलेख थे वहाँ से इस मतलब इसका पुंडवर्धन का जिक्र मिलता है। तो ये कहाँ पर से था, उत्तर बंगाल से रिलेटेड था, उत्तर बंगाल से पुंड भुक्ति अवस्थित थी, ठीक है, उत्तर बंगाल में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। करें कपूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी किसका है, या हर्ष का है, तो नहीं, कर्पूर मंजरी किसका है, राजशेखर का है, किसका, राजशेखर का है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्पूर मंजरी राजशेखर का। मालविका अग्निमित्र कालिदास का है नाटक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मालविका अग्निमित्र कालिदास का है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त का, कैसे याद करेंगे, अब देखिए यहाँ राक्षस लिखा गया ना और यहाँ पर दैत्य लिखा गया, मतलब आप वैसे मत लीजिएगा, सब ट्रिक है ये बात बताने के लिए। अब यहाँ देखिए राक्षस लिखा गया और यहाँ पर दत्त लिखा गया है, दैत्य मतलब दैत्य भी राक्षस होता है, तो ऐसे याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस अगर पूछे तो अगर दैत्य लिखा है तो याद कर लीजिएगा। सौद्रानंद, तो सौद्रानंद किसकी है, तो सौद्रानंद किसकी है, अश्वघोष की है, ठीक है, अश्वघोष की, एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी, तीनों लास्ट के सही है। अश्वघोष का एक और बहुत बार पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र, चरित्र, तो बुद्ध चरित्र बहुत बार पूछा जाता है, बुद्ध चरित्र, ये क्या किसका है, अश्वघोष का है, किसका, बुद्ध चरित्र अश्वघोष का है। सूत्रलांकर किसका है, अश्वघोष का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हर्ष क्या पूछ रहा है, हर्ष के कौन से हैं, तो हर्ष के भी देख लीजिए कौन कौन से हैं, तो हर्ष के कौन कौन से हैं, ये नागा मतलब नागानंद, ठीक है, नागानंद, तो नागानंद किसके हैं, ये हर्ष के हैं। रत्नावली किसका है, रत्नावली ये भी हर्ष की है, ठीक है। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नागानंद है और रत्नावली और प्रियदर्शिका ये किसके हैं, हर्ष के नाटक हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उपन्यास, ठीक है। तो ये नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सभी किसके हैं, ये हर्ष के हैं, ठीक है। कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, सौद्रानंद अश्वघोष के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, तो वो कौन था, तो वो कुलोत्तुंग था, कुलोत्तुंग फर्स्ट था, याद रखिएगा, कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो ये कुलोत्तुंग फर्स्ट कौन था, चोल शासक राजेंद्र, महान सबसे महान शासक हुए थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम के पपौत्र थे, ठीक है ना, पपौत्र, ठीक है, प्रपौत्र, ये कौन थे, कुलोत्तुंग फर्स्ट राजेंद्र प्रथम के पपौत्र थे, ये याद रखिएगा, पूछेगा नहीं ये किसके पपौत्र थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम के पपौत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं।
किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो बताइए किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ मिडवल हिस्ट्री से? तो किसके सिक्कों पर? अलाउद्दीन महमूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? मतलब कौन सा जो बंदरगाह है, तो ये है आपका पूर्वी तट और ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, तो पश्चिमी तट पर कौन से स्थित थे, तो ये बताना है। देखिए जो पूर्वी पश्चिमी तट के बंदरगाह थे वो काफ़ी अधिक समृद्ध और काफ़ी अधिक संख्या में थे। ठीक है, पश्चिमी तट के बंदरगाह, लेकिन पूर्वी तट के बंदरगाह पहले हम देख लेते हैं, फिर पश्चिमी तट के बंदरगाह देखते हैं। ठीक, यहाँ का तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लेकिन पहले पूर्वी तट के कुछ बंदरगाह देख लेते हैं। कौन सा बंदरगाह? पुआर बंदरगाह, याद रखिएगा, पुहार, पुहार नहीं, पुआर नहीं, पुहार बंदरगाह। ये देखिए ये लिखा गया है पुहार, ये पश्चिमी घाट पर पड़ता है, मतलब पश्चिमी घाट पर। ठीक है, वो पूर्वी घाट पर पड़ता है पुहार। कौन, इसके बाद कौन है? कोरके, कोरके, ये कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका पूर्वी घाट पर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पुहार और कोरके, ये दोनों। ठीक है, और पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर तोंडी और मुसरी। कौन से है? तोंडी और मुसरी, तोंडी और मुसरी। ठीक है, यह याद रखिएगा। हो सकता है किसी दूसरा का नाम देके पूछ ले, तो 3 और 4। ठीक है, ये तोंडी और मुसरी ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक दो बंदरगाह और देख लेते हैं। एक नौरा बंदरगाह है। ठीक है, नौरा, ये नौरा कहाँ पड़ता है? ये भी पश्चिमी तट के बंदरगाह है, नौरा बंदरगाह। ठीक है, एक नौरा है, एक नीलसीडा है, तो नीलसीडा, ये देखिए ये चारों बंदरगाह है, नौरा, नीलसीडा, तोंडी, मुसरी। तोंडी मुसरी तो यहाँ है ही, नौरा, नीलसीडा, तो ये याद हो सकता है इस बार तोंडी मुसरी ना दे के नौरा नीलसीडा दे दे, तब क्या करेंगे? तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो आपके रैंक अच्छा हो जाता है। देखिए टफ सिंपल क्वेश्चन सभी कर देंगे, 80% बच्चे कर देंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होता है वो काफ़ी कम ही लोग कर पाते हैं। तो नौरा नीलसीडा ये कहाँ है? ये पश्चिमी घाट के हैं। पुहार कोट के ये पूर्वी घाट के हैं। ठीक है, बंदरगाह तोंडी मुसरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपका तीसरा चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कोट का सही उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, मतलब कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कौन है? देखिए 3 विद्वान थे। तो कौन 3 विद्वान थे? तीनों विद्वान का नाम 2 तो दिया गया है, एक नयन, नयन और एक टिक्कन। ठीक है, नयन और टिक्कन ये तो 2 दिए गए हैं। एक लोग और थे। ठीक है, कौन थे? एरेमन थे। ठीक है, एरेरन, एरेयन, ये तीनों एरेरन, इसको सही से लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। ए रा न, ए रे रन, ये थे। तो कौन कौन? नयन, टिक्कन, पहला ये दूसरा ये टिक्कन, तीसरा ये एरेन। इन तीनों लोग को क्या कहा जाता है? कवित्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवित्रय कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। प्रारंभ किसने किया था? नयन ने प्रारंभ किया था। फिर 13वीं शताब्दी में टिक्कन ने उसको, और 14वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी में पूरा किए थे, और ये 13वीं शताब्दी में। एक साथ नहीं थे, तीनों लोग अलग अलग। और ये नयन, तो नयन ने इसको प्रारंभ किया था 13वीं शताब्दी में, टिक्कन ने उसको आगे बढ़ाया फिर 14वीं शताब्दी में एरन। इसीलिए इन सबको, तीनों लोग को कवित्रय कहा जाता है। कवित्रय, ठीक है, कवित्रय। तो इन तीनों लोग को कवित्रय कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। ये तीसरा और चौथा। तो महाभारत का नाम आ जाए तेलुगु भाषा में तो इन तीनों लोग का नाम हो सकता है एरन ही कभी दे दे कि महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने पूरा किया, तो एरन हो सकता है। महाभारत टिक्कन एरन दोनों दे दे, तो ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगर आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगी, क्योंकि आप मतलब करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कम से कम 5-6 ही सब्सक्राइब कर दिया करिए बस। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? बताइए, वो जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरविजय सूरी थे। कौन थे? हरविजय सूरी थे। ठीक है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, नीचे दिए, मतलब बहुत बार पूछा जाता जहांगीर के चित्रकार कौन थे, क्योंकि जहांगीर के समय काल में चित्रकारिता अपने चरम सीमा पर थी। ठीक है, तो जहांगीर के समय के चित्रकार कौन कौन थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तो दिया नहीं है। तो जहांगीर के काल के फारूक बेग, याद रखिएगा फारूक बेग, मैं लिख देता हूँ, याद रख लीजिए, फारूक बेग थे जहांगीर के समय के चित्रकार। ठीक है, दूसरे कौन थे, याद रखिएगा बिशन दास, कौन से थे, बिशन दास, ये सब बिशन, ठीक है, बिशन दास ये कौन थे, ये जहांगीर के समय के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर, याद रखिएगा उस्ताद, उस उस्ताद उस्ताद मंसूर नाम है, मंसूर। ठीक है, उस चौथे नंबर पे कौन थे, दौलत थे। ठीक है, दौलत थे। पाँचवें नंबर पे कौन थे, पाँचवें नंबर पे थे मनोहर। ठीक है, मनोहर। ठीक है, ठीक है, आका रिजा। छठवें नंबर पे कौन थे, ये सभी याद रखिएगा, आका रिजा, कोई भी पूछ सकता है जहांगीर के समय के चित्रकार। ठीक है, और सातवें नंबर पे कौन थे, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो फारूक बेग थे, फारूक बेग ये अकबर के समय में भी करते थे, मतलब अकबर के समय में ही इसमें मुग़ल चित्रकला में मतलब आए थे, और ये मतलब जहांगीर के समय के थे, तो ये दोनों लोग के थे। तो फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, आका रिजा, अबुल हसन, अगर इतना आप पढ़ लिए यहाँ जहांगीर के चित्रकार में, तो यहीं से आपको पूछा जाए, यही इतना पढ़ लिए तो आज। अब देखिए क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जहांगीर चित्रकार को अबुल हसन थे, करें अबुल हसन, तो अबुल हसन तो यहीं कहीं दिए होंगे, अबुल हसन, ये देखिए अबुल हसन। आका रिजा दिए हैं, हाँ आका रिजा दिए हैं, तो अबुल हसन और आका रिजा, दो और तीन कहीं है, तो देखिए दो और तीन, ठीक है, अबुल समद नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, आप पूछ सकते हैं ये अबुल समद और ये मीर सैयद अली किसके समय के चित्रकार थे, तो ये दोनों किसके समय, हुमायूं के समय भी चित्रकारिता थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, तो ये हुमायूं के समय के काल थे, हुमायूं, तो हुमायूं के समय के चित्रकार थे ये अबुल समद और मीर सैयद अली, ये किसके समय के कारकार थे, मतलब किसके समय के चित्रकार थे, ये हुमायूं के समय के। लेकिन ये अबुल हसन, आका रिजा, मतलब ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, आका रिजा, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, ये जितने हैं सातों सातों याद कर लीजिए, आपके पेपर में एक ना एक यहीं से पूछेगा, दूसरी जगह से नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो किसके हाथों में था, ये ताराबाई के हाथों में था। क्या था, ताराबाई के हाथों में था। तो ताराबाई को मतलब वैसे मत समझिएगा, इन्होंने क्या किया था, रायगढ़ का किला, सतारा का किला, सिंहगढ़ का किला जीत लिया था मुगलों से। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में, ये याद रखिएगा, पूछ सकता, कई बार पूछा है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। देखिए, जब उस समय गठित हो रही थी, ये पूछ रहा है, जैसे अकबर यहाँ पे है और वहाँ पर कोई चीज़ फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो जब लंदन में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही थी, उस समय भारत का मतलब क्या कहते हैं बादशाह, तो वो अकबर ही था। कौन थे, अकबर ही थे। ठीक है, याद रखिएगा, अकबर ही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत का एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। ये तो सिंपल, कई बार क्वेश्चन आया है। ये कहाँ पर बनी थी, अफगानिस्तान में बनी थी। कहाँ पर, अफगानिस्तान में बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। लेकिन एक चीज़ और पूछा जाता है, ये तो मतलब ये प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री कई बार पूछा जाता है, उस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो कौन, बकरतुल्ला। ठीक है, बकरतुल्ला, याद रखिए, बरकतुल्ला, ये ठीक
बरकतुल्ला ये कौन बने थे? ये पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट बने थे। ये कहाँ बनी थी सरकार? अफगानिस्तान में बनी थी, याद रखिए। कब बनी थी? 1915 में बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 1915 में बनी थी। किसके सहयोग से बनी थी? ये जर्मनी के सहयोग से बनी थी, जर्मनी के सहयोग से बनी थी। बस इतना याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसने? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? 1830 ईस्वी में दिए थे। मतलब अकबर के मतलब जो अकबर द्वितीय था उसका थोड़ा सा कुछ काम था पेंशन से रिलेटेड, तो उसको बात करनी थी वहाँ, जब उस समय मतलब ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था अकबर द्वितीय ने, तो इन्होंने राजा की उपाधि भी दे दिए थे। ठीक है, तो देखिए तो राजा तक की उपाधि, लेकिन यहाँ पर इनका पूछता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, भारत में नहीं हुई थी। ठीक है, तो वहीं गए थे काम से, अकबर ही कम के। और 27 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई। 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजा राममोहन को युगदूत किसने कहा था? युगदूत कई बार पूछा गया, युगदूत राजा राममोहन राय को किसने कहा था? तो युगदूत राजा राममोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। युगदूत से सम्मानित किया सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो ये जो कॉलेज है सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा कॉलेज है, तो फिर आप बता ही देंगे। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। आप कह रहे थे हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये जो कलकत्ता में है, ये किसकी सहायता से? डेविड हेयर, याद रखिएगा, डेविड हेयर की सहायता से राजा राममोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। अब देखिए दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। हर डेट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1824 में दिल्ली कॉलेज की। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। अब आप खुद ही बता सकते हैं कौन सा आपका सबसे पहले कॉलेज इसकी स्थापना हुई थी, तो आप बता ही दिए होंगे। चलते हैं देखते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आय, तो मतलब पहले ये देख लिया करिए, पहले लड़कियां पूछा है फिर लड़के पूछा, नहीं तो जल्दबाजी में गलत कर दें। तो लड़कियों और लड़कों की मतलब एज क्या थी? तो लड़कों और लड़कियों की एज क्या थी? ये लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी, याद रखिएगा। कब थी? लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष थी। ये शारदा अधिनियम क्या था? जो 1891 में एक आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट, उसी में संशोधन करके 1930 में, कहीं कहीं 1929 दिया रहता है, ये 1930 में एक मतलब शारदा एक्ट पारित किया गया, जिसको मतलब मतलब संशोधन किया गया, जिसको नाम क्या दिया गया? शारदा एक्ट दिया गया, जिसमें लड़कों की एज गर्ल्स की एज कितना? 14 वर्ष थी और बॉयज़ की एज थी 18 वर्ष निर्धारित की गई विवाह की। मतलब इतने समय के आप हो जाएंगे तो आप विवाह कर सकते हैं। कितने समय के? 14 और 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आप विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत मित्र, राष्ट्रमित्र, प्रजामित्र, नायक। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन मतलब किस भाषा में लिखा गया था? देखिए अब भाषा पूछ लिया है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कौन लिखा, मतलब इसके कौन संपादक थे, भाषा पूछा है। तो भारत मित्र किस भाषा में? तो भारत मित्र किसके हैं? तो हिंदी में है, तो भारत की भाषा हिंदी। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। राष्ट्रमत, तो राष्ट्रमत किसका है? मराठी है, मराठी भाषा का। तो याद रखिएगा राष्ट्रमत किस भाषा का है? मराठी का है। प्रजामित्र, प्रजामित्र किसके है? तो प्रजामित्र क्या है? गुजराती भाषा का है। नायक, नायक को सभी जानते होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला।
तो ये बंगाली भाषा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नायक किसके, बंगाली भाषा में है, ठीक है। तो ये नायक मैंने क्या बताया, सुरेंद्र बने सुकुमार राय, याद रखिएगा सुकुमार राय, सुकुमार राय, ठीक है, नहीं तो गलत, सुकुमार राय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नायक कई बार पूछा गया है। तो कौन सी, सुकुमार राय की ये बंगाली पत्रिका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें कौन सा आपका सही है, तो देखिए भारत मित्र ए का तीसरा, तो ए का तीसरा कहेंगे तो ये सी वाला आपका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। अब देखिए नीचे लिखा गया है कौन सा सही, देखिए जो उनको लोगों को, जिन लोगों को लगेगा थोड़ा स्लो है तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि तेज़ भी ज़्यादा नहीं चल सकते। अब देखिए, किन आंदोलनों में महिलाओं ने घर की चार दीवारी के बाहर अपना कदम रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए किन आंदोलनों में महिलाओं ने घर की चार दीवारी के बाहर कदम रखा। तो कह रहे हैं स्वदेशी आंदोलन, ये होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किस में, सभी में महिलाओं ने भाग लिया। यहीं से तो स्वदेशी से तो स्टार्ट किए इन्होंने, ठीक है। जो स्वदेशी आंदोलन चढ़ा था 1905 में, इसी से स्टार्ट किए थे। होम रूल आंदोलन 1916 के 14, 15, 16 इसी के मतलब ईयर में। असहयोग आंदोलन ये 1920 के, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मतलब ये सब जो एरा थे यहाँ पर महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सभी सही है, 1, 2, 3, 4 तीनों सही है। इसमें महिलाओं ने यहीं से स्टार्ट किया स्वदेशी से, और सब में महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो कि कौन सा वह अधिनियम था, वो अधिनियम कौन सा था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1833 का अधिनियम, ठीक है। इसके द्वारा क्या क्या कहा गया था, इसके द्वारा कहा गया जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, कंपनी का जो मतलब कोई व्यापार नहीं कर सकता था, ठीक है, और तो उसके पूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किसके, 1833 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अब कंपनी का कार्य क्या रह गया था, कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था, ठीक है, ठीक है। बस दूसरा ये हो गया, पहला ये था पूर्णतः अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब इसका काम सिर्फ शासन करना रह गया। और तीसरा काम 1833 में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल का जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ये कौन बना गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया, भारत का गवर्नर जनरल अब ये कब बना, 1833 के इसी अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वही भारत के गवर्नर जनरल बन गए। इनको लॉर्ड मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। हो सकता है कई चीज़ें बुरा किए हों, लेकिन अच्छे ही थे, लगभग सभी काम इनके अच्छे ही थे, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा काम इन्होंने क्या किया था कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को अंत करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा 1833 का, इसीलिए इनको, मतलब इसीलिए नहीं बनाया गया, इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम अगर पूछे भारत के गवर्नर जनरल तो यही हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, कब, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, ठीक है। इनके बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है, क्योंकि आप सुने होंगे कि जो स्वराज पार्टी था उनमें दो लीडर मुख्यतः सुने होंगे, मोतीलाल नेहरू जो क्या थे, महासचिव थे, और CR दास, ठीक है, जो अध्यक्ष थे। लेकिन ये क्या कहते हैं, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल ये भी
स्वराज दल से जुड़े हुए थे। ये भी स्वराज दल के महत्वपूर्ण नेता थे। तो अभी कभी कभी आपका पेपर सिंपल वाला ना पूछ के कि स्वराज दल से कौन जुड़ा था, मोतीलाल नेहरू या सी आर दास, तो ये ना देख के उसमें विट्ठल भाई पटेल दिया रहे तो वो भी याद रख लीजिए कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे स्वराज दल के, ठीक है, जो 1923 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल, ये सभी स्वराज दल के, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण थे, लेकिन तीसरे नंबर पे विट्ठल भाई पटेल भी थे, ठीक है। तो ये 1925 में इसके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, तो इसका डी वाला आंसर हो गया। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ क्योंकि आपको हो सकता है एक्स्ट्रा चीज़ें से याद क्वेश्चन आ जाए। 1937 के चुनाव में के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? बताइए किसको वित्त विभाग सौंपा गया था कब? 1937 में यूपी में जो गठित वो थे, मतलब मंत्रिमंडल गठित था। तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? अब देखिए कई बच्चे पूछे थे क्या सर ये प्रधानमंत्री बन सकते थे उत्तर प्रदेश के? हाँ देखिए पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले वही जो प्रोविंस था उसके ही प्रधानमंत्री होते थे ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वल्लभ भाई पटेल उस समय के प्रधानमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। और वित्त विभाग किसको सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को, याद रखिएगा, रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था, ठीक है। यहाँ पर कैलाश नाथ काटजू भी दिया है, इनको भी याद रखिए। कैलाश नाथ काटजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया था। इनको क्या बनाया गया था? कानून एवं न्याय मंत्री, ठीक है, न्याय मंत्री कैलाश नाथ का। लेकिन ये पूछा गया है रफ़ी अहमद किदवई को ये वित्त विभाग सौंपा गया था, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत यही तो मेन थे, पीएम थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हाँ ये वाला कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन, ये बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं क्वेश्चन दिखा दूं तो इसके बाद पहले कर लिया करिए, जब कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपका सही हो गया तो फिर जब मैं बताऊंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेने का मतलब अगर डेवलप करना किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं, सिर्फ खुद से पढ़ाई करके, खुद से टेस्ट लगा के, तभी आपका जितना नंबर आएगा 150 के जितना करीब आएगा, 140 के आरओ के जितने करीब आएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो किसी भी मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट लगा के अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, मोटिवेशन में सिर्फ आप सुन लिए, इसके बाद 2-4 दिन चलता है। इसमें अगर आप कर लिए तो आपका काफ़ी दिनों तक वो लर्न रहता है, आपके पेपर में काम आ सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कभी मोटिवेशन ये सब कुछ नहीं देता। मैं हमेशा ही कहता हूँ सिर्फ आप कुछ मत करिए लाइफ में, किसी का वीडियो मत दिखे, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी बनाना है, क्या जो बुक है उसको रट डालिए, ठीक है। आपके पास अच्छी बुकें होंगी, मतलब अच्छी जो मार्केट में जो सभी आजकल जो भी तैयारी करता है बच्चा, वो सब लोग जानते होंगे अच्छी बुकें कौन सी है, बेकार बुक कौन से, मतलब सभी अच्छी बुकें होती हैं। सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए, ठीक है। तो कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन, ठीक है, देखते हैं यहाँ। एम.ए. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जिसको पता है उसको पहले लगाया करिए। हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। कानपुर का सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला भारतीय थी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है, ये है। अब देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए और एम.ए. अंसारी हो गए। अब इनको कहाँ पर लेकर जाएंगे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ पर बने थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन आपके कहाँ पर बने थे? ये नासिक में, ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में बने थे। एम.ए. अंसारी कहाँ बने थे? ये मद्रास में बने थे। तो देखते हैं सही होता कि नहीं। ए का तीसरा, तो ए का तीसरा कहीं है, ये का तीसरा ये है। इसके बाद बी का चौथा, तो बी का चौथा, तो हाँ ये भी है। सरोजिनी नायडू, सी का दूसरा, सी का दूसरा, ये भी सही है। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरत, ये भी सही है। तो ये आपका सी वाला सही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कहाँ कौन बना था। जो ये नासिक का अधिवेशन हुआ था ये 1950 में हुआ था, ठीक है। और ये 1925 देखें। मद्रास वाला कब हुआ था? मद्रास वाला, तो ये मद्रास का अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में हुआ था, ठीक है। अब हरिपुरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा। तो हरिपुरा कहाँ कहाँ हुआ था? 1938 में। इसका वो भी याद रखिएगा, 1938 में। ये कहाँ हुआ था? 1938 में, ठीक है।
ये कौन सा 91वां था, ठीक है, ये भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। तो 91वां अधिवेशन था 1938 में, ये हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। और ये नासिक वाला 56वां था, ठीक है, 56वां, ठीक है। तो 1938 में हरिपुरा, कानपुर 25 में, मद्रास 27 में, नासिक 50 में। अब ये सब मिला लिए, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, ठीक है। चलिए अब ज्योग्राफी आ गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी, ये आपका नर्मदा नदी, ब्लू से करते हैं, नदी ब्लू ही होती है। ये आपका नर्मदा नदी। अब देखिए इसके बीच में दो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। इसके उत्तर में कौन सी है, तो ये उत्तर में ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और पर्वत, और ये नीचे कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये नीचे कौन सी है, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा से, ठीक है, निकलती हुई कहाँ पर जाती है, पश्चिमी घाट में जाती है। तो ठीक है, तो दो अब नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो ये इंडिया है, तो ये पश्चिमी घाट में भ्रंश के थ्रू रिफ्ट वैली में बहती हुई कहाँ पर, पश्चिमी घाट में जाती हैं। ये दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। देखिए पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो पूर्वी घाट की ओर नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ये याद रखिएगा, एस्चुरी कौन बनाती हैं, जो पश्चिमी घाट की तरफ नदियाँ जाती हैं वो एस्चुरी, और जो पूर्वी घाट की तरफ नदियाँ जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे पूर्वी घाट पर ही सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, इधर इसी साइड है ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए एक पूछा जाता माही नदी कहाँ से निकलती है, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है, अरावली श्रेणी से, अरावली, तो अरावली श्रेणी से निकलती है, ये भी जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अच्छा बताइए ये साबरमती नदी ज़्यादा लंबी यात्रा करती है कि माही नदी, तो याद रखिएगा ज़्यादा लंबी यात्रा माही नदी, ये कितना 553 किलोमीटर की यात्रा करती है, साबरमती नदी 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा साबरमती नदी कहाँ से, अरावली से निकलती है, और विंध्य से माही नदी निकलती है, ठीक है। नर्मदा तो आपको बता ही दिए, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, ठीक, कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, अमरकंटक से, वही विंध्याचल की श्रेणी में ही अमरकंटक स्थित है, वहीं से अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ अमरकंटक से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती हुई पश्चिमी घाट में चली जाती है, ये रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो लोनार झील कहाँ है, तो लोनार झील ये आपका जो गुलाबी रंग का वाला झील है, ठीक है, पिंक झील है, तो ये कहाँ पर है, ये गलत है, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। नक्की झील कहाँ पर है, ठीक है, तो नक्की झील ये गुजरात में नहीं है, नक्की झील कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान में है, ठीक है, तो राजस्थान में है नक्की झील, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील कहाँ पर है, ये इसकी अवस्थिति आंध्र प्रदेश में, ये एकदम सही है। तो कोलोरी झील कहाँ है, कोलोरी झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और केरल में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, तमिलनाडु के बीच में, दोनों जगह बॉर्डर शेयर करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, नक्की झील राजस्थान में है, लोनार महाराष्ट्र में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। सी वाला एकदम सही था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अपने प्रदूषकों कोई कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो कौन सी नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी क्या कहलाती है, जैविक मरुस्थल कहलाती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है,
याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर, झारखंड के पलामू ज़िले से छोटा नागपुर पठार है, वहीं से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? हुगली नदी में मिल जाती है। मतलब इसके प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है। दामोदर की सहायक नदी, याद रखिएगा इसकी सहायक नदी, तो दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी, सहायक नदी, तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। इसका एक बराकर नदी है। ठीक है, बराकर नदी। एक है बोकारो, इसी पर वो भी है, प्लांट भी, बोकारो, कोनार, कोनार, जमुनिया। ठीक है, तो ये सब आपकी नदियां हैं जो दामोदर की सहायक नदी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। याद रखिएगा, डोडा बेटा मत करिएगा। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर है। ठीक है, 2696 मीटर है। किस पहाड़ी पर है? अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ऐसे है। चोटी क्या होती है? एक यही पहाड़ी है, इसी का एक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बट बस यही होती है चोटी। ठीक, अब देखिए ये किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई। ये जो पहाड़ी दिख रही है वो क्या है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई। ठीक है, किस पहाड़ी पर? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ये महेंद्रगिरी नाम से बताइए, महेंद्रगिरी। तो जो आंध्र प्रदेश है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत, तो ये आंध्र प्रदेश है और ये उड़ीसा है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी। ठीक है, महेंद्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, महेंद्रगिरी पहाड़ी है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल मतलब क्या बोल रहे हैं आप? कि जो आपका जून जुलाई में बोई नहीं जाती है। ठीक है, तो उसको खरीफ फसल नहीं है, तो वही है। तो खरीफ फसल पहले देख लीजिए कौन कौन सा है जो प्रेजेंट टाइम में, वही सीजन आने वाला है ना, अभी धान होने वाला आने वाला है। कहीं 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 देखे होंगे अभी जरई उरई, मतलब जरई जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। जो आपका जो धान होता है उसको एक क्या कहते हैं, खेत में पानी, उसको जुताई करके पानी डाल के उसमें डाल दिया जाता है धान। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको जरई बोलते हैं। इसको उसको निकाल के कहीं और गाड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे राहुल गांधी का वीडियो देखे होंगे, राहुल गांधी जी मतलब धान बैठाते हुए देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे आप कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो सोशल मीडिया वीडियो पे जो लोग होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल, खरीफ फसल कौन सी है? ये कहाँ बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ फसल है क्या? और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? धान आता है, धान आता है, गन्ना आता है, याद रखिएगा गन्ना भी आता है, तिलहन अगर कहे तो तिलहन भी आता है इसी में। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? ज्वार भी आता है। ठीक है, बाजरा भी आता है। ठीक है, मक्का भी आता है। अभी मक्का का सीज़न कैसे आएगा? अभी देखिए जब बारिश होती रहती है तो मक्का आपको मिलता रहता है, तो अभी बोया जाएगा, 1-2 महीने में मक्का तैयार हो जाएगा। मक्का कभी भी आप देखिए, अगर रोड पे जा रहे हैं तो भूख लगी रहे तो दो चीज़ करिए। अगर भूख लगी रहे तो एक गन्ने का रस पिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए। और अगर वैसे कुछ खाने का मन है तो अगर भुट्टा कहीं भूज रहा है, मतलब भुट्टा जो नहीं रोड पे लगाते हैं, उसको खाइए। इससे दोनों से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दोनों से ही सबसे ज़्यादा, ना कोई मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है। और सब कुछ खाएंगे आपका तो उसमें हमेशा ट्रांस फैट किसी में रहेगा, किसी में कुछ और रहेगा। तो इसीलिए हर चीज़ों से ये दोनों चीज़ें, अगर रोड पे हैं, कहीं भूख कहीं कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है, तो प्लीज़ ये दोनों आप फॉलो करा करिए। ठीक है, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, तो ये कौन कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल हैं। आप पूछेंगे रबी की फसल हैं, तो रबी की फसल कौन सा है? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है। देखिए सरसों आलू एक साथ नहीं बैठाया जाता है। इसके बाद राई है। ये सब किसकी? उसके। जायद की फसल कौन से है? जायद की फसल अभी क्या हुआ है,
अभी मार्केट में काफ़ी जायद की फसल है, तरबूजा, खरबूजा, ये सब जूट, मक्का, वो ये क्या कहते हैं, राई हुआ, ज्वार हुआ, ये सब क्या है, मतलब तरबूजा, खरबूजा, ये सब ज्वार जायद की फसल है, मतलब थोड़ा रसीले टाइप के फसल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें कौन सी फसल नहीं है खरीफ की फसल, तो इसमें बताइए कौन सी खरीफ की फसल, सरसों नहीं है। तो सरसों कौन सी है आपका, सरसों आपका है ये रबी की फसल है। अब देखिए खरीफ की फसल में कपास, ठीक है, कपास इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि कपास हमारे यहाँ होता नहीं है, तो इसलिए बच्चे जान नहीं पाते हैं कि कौन सा खरीफ का फसल है कि नहीं। तो जैसे अभी हम सबके यहाँ सरसों, जैसे चना होता है, ये मटर, ये सब होता है, जब पता चल जाता है हाँ रबी की फसल है। तो इस कपास नहीं होता उतना, तो क्या होता है, कपास किसका है, ये खरीफ की फसल है। याद रखिएगा कपास किसकी, खरीफ की फसल है। तो ये जो चीज़ें आपको ना याद हो उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो कपास किसकी है, खरीफ की फसल है। अब अगर आप कपास मतलब कपास लगाएंगे तो कपास कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे, तो कपास अभी लगाएंगे, अभी लगा दीजिएगा कपास, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ होता नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा होता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के लिए के अंतर्गत क्षेत्र 2010, मतलब ये भी पुराना थोड़ा क्वेश्चन है, टोबैको कल्टीवेशन, ठीक है। तो सबसे मतलब ज़्यादा कहें कहाँ पे है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तंबाकू का जो संस्थान है राजमुंद्री में, यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो इस लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चेंज हो गया है डाटा। प्रेजेंट टाइम में वो अगर उत्पादन क्षेत्र देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा, इसके बाद कर्नाटक में आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है। गुजरात में तंबाकू का मतलब उत्पादन काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी 31 ही क्वेश्चन हुए हैं, एक लगभग 40 मिनट हो गए हैं। बाद में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, खुला सागरीय बंदरगाह किसे कहते हैं बताइए। तो ये कौन सा है, ये याद रखिएगा, ये चेन्नई का बंदरगाह है। देखिए खुला सागरीय बंदर क्या क्या होता है, जैसे ये आपका ये है भारत का है। अभी देखिए ये मान लीजिए चेन्नई के करें खुला सागरीय, तो ये पोत का तट है, यहाँ से दूर यहाँ पर कहीं पर ये, ठीक है, यहाँ से दूर दूसरी जहाँ पर कहीं पर जो आपका क्या लंगर होता है, लंगर क्या होता है, मतलब जो मतलब लंगर एक हिसाब से फंसाया जाता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब ऐसे ही लंगर, तो उससे दूर लंगर डालते हैं जिसमें, ठीक है, जो खुला रहेगा तभी दूर डालते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वही होता है आपका खुला सागरीय। जैसे चेन्नई का जो बंदरगाह है ये खुला सागरीय बंदरगाह है। अगर पूछे सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, तो ये चेन्नई इसका आंसर होगा। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है, गहरा बंदरगाह, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है, जापान के लिए जाता है, ठीक है। तो लौह अयस्क का निर्यात इसीलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह गहरा बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। तो सबसे गहरा बंदरगाह है ये विशाखापट्टनम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यह करें भाखड़ा नंगल परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस पर है, सतलज नदी पर, एकदम सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस पर है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, उड़ीसा मतलब इससे मतलब बेनिफिट उठाता है। भाखड़ा नंगल से कौन कौन से कई बार पूछा गया है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है, क्योंकि भाखड़ा नंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पंजाब लाभान्वित होता है, ठीक है, पंजाब हरियाणा आपका लाभान्वित होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी आपका इससे लाभान्वित होता है, और राजस्थान। ये चार राज्य याद रखिएगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राजस्थान। हीराकुंड का जान ही रहे हैं हम। नागार्जुन सागर से दो राज्य बेनिफिट उठाते हैं, कौन सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा, कैसे याद करेंगे, नागा मतलब नाग और कृष्ण भगवान, नाग का बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, यमुना नदी में नाग
कृष्ण भगवान की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो कृष्णा नदी और नाग, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और सरदार सरोवर बाद से कौन से लाभान्वित है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक नांगल से कौन कौन से, एक सरदार सरोवर से, ठीक है। तो सरदार सरोवर ये तो विवादों में था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से लाभान्वित होने राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है ही है, महाराष्ट्र है ही है, राजस्थान है ही है और गुजरात। ये 4 राज्य याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य सरदार सरोवर बांध से परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नांगल डैम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, नांगल डैम से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। ये 2 चीज़ें ये याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न राज्यों में किसमें सागवन का वन पाया जाता है, किसमें सागवन का वन पाया जाता है, तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सागवन का वन मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है, तो जो अभी का डाटा है वो अधिकांश कहाँ, जो अभी नया डाटा था वो राजस्थान से, ठीक है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, असम, तमिलनाडु, तो अभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो याद रखिएगा। और बॉम्बे हाई से, ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से, बॉम्बे। अगर आप तटीय क्षेत्र की बात करें, अब तटीय, तो यहाँ पर बॉम्बे हाई सबसे ज़्यादा है, 16,868 टन, ठीक है, 1000 टन, ठीक है। तो बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा, इसके बाद राजस्थान में कितना आ जाता है, लगभग 7,667 है। जो नया डाटा है इसका 1000 टन आता जाता है। गुजरात में 4,625 है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का, अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है। राज्यों में देखा जाए तो राजस्थान में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बॉम्बे हाई से, तो कहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, बॉम्बे हाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय क्षेत्र का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो ज्वारीय क्षेत्र का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र क्या है, खंभात की खाड़ी है, ठीक है, खंभात की खाड़ी। यहाँ पर देखिए गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोड़ा, जावर, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा है, तो गुरु महिसानी किसके लिए फेमस है, गुरु महिसानी किस खनिज के लिए, आपके लौह अयस्क खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए गुरु महिसानी। तलचर उड़ीसा में है, कहाँ पर, किसके लिए, कोयला के लिए, तो तलचर किसके लिए, कोयला के लिए। जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम के लिए। कैसे हमने याद करवाया है, तो यूरेनियम एक ऐसा मतलब कह सकते हैं एलिमेंट होता है जिसका एक जादू होता है। थोड़ा सा ही अगर आप यूरेनियम से एक मोटरसाइकिल को अगर उससे आप बिजली बना देंगे, उसके ईंधन से, यूरेनियम के ईंधन से आप कम से कम 500 साल तक एक मोटरसाइकिल चला सकते हैं बिना किसी पेट्रोल के, डीजल के। अगर यूरेनियम को एक मोटरसाइकिल में रख दिया जाए तो कितना, सिर्फ लगभग आप कितना कर सकते हैं, 2 चम्मच दो स्पून अगर यूरेनियम में 500 साल तक आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं, इतना पावरफुल होता है। तो जादू ही तो हुआ, तो जादू घोड़ा है सही। जावर किसके लिए फेमस है, जावर शीशा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जावर शीशा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो उस समय का जो डाटा है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसमें सबसे नंबर 1 पे है। लगभग 33% इसमें मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है मैग्नीज का। इसके बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र, लगभग 27% आता है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा आता है, लगभग 16% आता है, ठीक है। ये तो पहले कौन से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश युग्म अरल सागर के तट पर किनारे स्थित है, अरल सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो अरल सागर जो अभी सूख रही हैं यहाँ से, ठीक है, तो इसकी दशा मतलब बहुत सी, पानी बहुत ही कम बचा है, ठीक है। अब अरल सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदियाँ गिरती है, आमू दरिया गिरती है, आमू दरिया गिरती हैं, और सिर दरिया, ठीक है, सिर दरिया,
सरदरिया या शेरदरिया का, तो ये दोनों नदियाँ क्या होती हैं, ये दोनों नदियाँ इसी अरल सागर में गिर जाती हैं। अब देखिए इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे इसमें कौन सी ये मतलब देश शेयर करते हैं अरल सागर से, तो कौन से देश शेयर करते हैं, एक कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान अरल सागर से, और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये इंपोर्ट शेयर करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऊपर से, ठीक है। तो ये अब पूछ सकता है कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ईरान है आपका, ठीक है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान कैसे नहीं भूलेंगे क्योंकि इसका राजधानी ही इसके किनारे स्थित है, और रूस किस लिए नहीं भूलेंगे क्योंकि इतना बड़ा है, ये तो शेयर करेगा ही। तो ईरान और कजाकिस्तान और तुर्क में तीनों ही याद रखना है, दो नहीं याद करना है। अजरबैजान इसकी राजधानी बाकू इसी किनारे स्थित है, मतलब कैस्पियन सागर के किनारे ही स्थित है। रूस को तो याद ही नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है, किस सागर में, तो किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई, सबसे ज़्यादा लवणता वान झील में पाई जाती है, वान झील में। आप पूछेंगे वान झील कहाँ है, ये तुर्की में स्थित है, तुर्की में वान झील है, इसकी लवणता 330 ये वाला % जो बनता है इतना होता है, ठीक है, पी पता नहीं बोलते क्या, तो इसकी लवणता इतना होता है ग्राम प्रति 1000, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसके यहाँ तो वान झील है ही नहीं, इसके बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा, डेड सी, ठीक है, मृत सागर, ठीक है, जो आपका इजराइल होगा, इधर जॉर्डन हो गया, फिलिस्तीन हो गया, तो इसके मतलब बॉर्डर पे स्थित है डेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लवणता सबसे ज़्यादा होती है दूसरे, तो यहाँ पर डेड सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्न में से किसका उदाहरण है, तो मृतक घाटी किसका उदाहरण है, तो मृतक घाटी किसका उदाहरण है, तो रिफ्ट वैली का इस उदाहरण है, किसका है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, कह रहे हैं कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, इनका मतलब है कौन उष्णकटिबंधीय, तो जो आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका कैसे इससे, ठीक है, अफ्रीका सही से नहीं बन पा, ये जो अफ्रीका का ये बीच वाला भाग है, मध्य वाला, ठीक है, यस, ठीक है, तो अफ्रीका का जो मध्य वाला भाग है यहीं पर आपका क्या है, ये सवाना उत्पत्ति है, तो ये उष्णकटिबंधीय भाग है, तो सवाना, पंपास है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ऐसे जो ये क्या कहते हैं अर्जेंटीना ये नीचे ही है, ठीक है, तो ये नीचे है तो यहाँ पर ठंडी होगी, ठीक है। अब डाउन्स वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, ठीक है। बेल्ट भी ये अफ्रीका में, तो ये सब नीचे ही एक ही मतलब लाइन पर पाए जाते हैं, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसी के आसपास ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे हो गए, ये आपके ठंडे हो गए, लेकिन सवाना है ऊपर पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ मतलब ट्रॉपिक नहीं, इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर पर ही स्थित जो घास है वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो सवाना कैसा है, उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। ये पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स कहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया में, और बेल्ट कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक परवाल विरंजक का सबसे अधिक महत्व प्रभावी कारक है, परवाल विरंजक का इंग्लिश में देखते हैं, फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, हाँ मतलब कोरल जो ख़त्म होते जा रहे हैं वो किसका कारण है, तो अभी कितना तापमान चल रहा है दिल्ली में, 52 चल रहा है, कितना चल रहा, 52 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप अगर उबला अंडा गिरा देंगे छत पे तो एक आमलेट बन जाएगा, ठीक, इतना मतलब गर्मी है, ठीक है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कितनी गर्मी है। तो ये सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ठीक है, तो जब इन्वायरमेंट का तापमान बढ़ेगा तो सागर का भी मतलब इन्वायरमेंट वो भी आ जाएगा, मतलब सागर का जो हर जगह का बढ़ेगा तो सागर का भी बढ़ेगा, और इसके सब रीजन कौन सा है, ये हम ही सब रीजन है, ठीक है, और दूसरा कोई रीजन नहीं। इस पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने में किसी का भी योगदान नहीं है, ठीक है,
अगर आप सोचते हैं इससे बढ़ता है, किसी से नहीं बढ़ता है। सिर्फ किससे बढ़ता है, कौन योगदान ज़्यादा नहीं, 100% योगदान कौन दे रहा है तापमान को बढ़ाने में, पृथ्वी को बर्बाद करने में। एक प्राणी है पृथ्वी पर, उसका नाम है मानव। ठीक, मानव यही है जो 100% पृथ्वी को, मतलब इस हरी भरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं, ज़्यादा 30 40 50 साल में, अभी 52 चल रहा है ना, ये जानते कितना चलेगा, ये चलेगा 60 चलेगा, आदमी पागल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मर जाएगा। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक तो ये रूस ही है। ठीक है, हीरा का सबसे बड़ा रूस है, बोत्सवाना है, ठीक है, कनाडा है, ये सब हीरे के सबसे बड़े। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये वेनेजुएला में। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है, वेनेजुएला में। इसके बाद सऊदी अरब में, कनाडा, ईरान। ठीक है, और तेल उत्पादक में ये अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इराक, ये सब। तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल भंडार है। ये मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है, करें मूंगफली कहाँ की फसल है प्रमुख रूप से, तो देखिए ये पूरा देश दे दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये गाम्बिया की, तो गाम्बिया की ये प्रमुख फसल है। ठीक है, तो उस समय ज़्यादा उत्पादन करता होगा। देखिए, आप पूछ सकता है मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, दक्षिण अमेरिका में हुई थी। दक्षिण अमेरिका, हो सकता है अमेजन के जंगल वंगल में कोई चीज़ पाया गया हो, इस छोटा सा, इसमें से कुछ लगा हो इसका ऐसे, तो लोग लाए होंगे तो मूंगफली बन गई होगी। ठीक है, तो गाम्बिया। क्षेत्रफल के दृष्टि से गाम्बिया दक्षिण अमेरिका में नहीं है, मत सोचिएगा ये, नहीं तो आप गाम्बिया वो दक्षिण अमेरिका में लगा दें। ठीक है, वो वहाँ उत्पत्ति हुई है, वो अफ्रीका में है। ठीक है, गाम्बिया। अब देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम में है, तो मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे आरोही क्रम में सही क्या है, ये भी देख लीजिए। हाँ, ये ऊपर नीचे हो गया तो ऐसे करके, अब इससे छोटा नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत करें हैं, नहीं ये भी नहीं करें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहे हैं कि आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटा चलेगा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, ऐसे चलेगा। तो सबसे छोटा कौन सा, अर्जेंटीना है, फिर भारत आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, फिर ब्राज़ील आ जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कौन सा है, ब्राज़ील है। तो याद रखिएगा कौन, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ये आपका सही है। ठीक है, अब मोटा मोटा वैसे देख लीजिए, लगभग अर्जेंटीना का कितना एरिया है वर्ग किलोमीटर, 27 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूँ, 27 लाख वर्ग किलोमीटर, आगे पीछे नहीं, मतलब इतना लगभग है, लगभग मैं बता रहा हूँ। भारत का कितना है, 32 लाख, तो अर्जेंटीना का ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। भारत का कितना है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का कितना है, इसका 76 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील का कितना है, 85 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मतलब ये वो पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना ही अगर ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा कि 27, 32, 76, 85। अब देखिए ब्राज़ील हमसे कितना गुना है, लगभग 2 गुना, 2.5 गुना ज़्यादा है, और ये भी हमसे 2 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कह रहे हैं फुलानी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो फुलानी जनजाति कहाँ जाती है, पश्चिम अफ्रीका में। तो पश्चिम अफ्रीका में जो ऐसे ये वाला, ठीक है, तो ये वाला एरिया है, तो पश्चिम अफ्रीका में यहाँ पर फुलानी जनजाति पाई जाती हैं। ठीक है, अब पूछा बंटू कहाँ पाया जाता है, तो बंटू कहाँ पर पाया जाता है, तो बंटू जनजातियाँ ये दक्षिण अफ्रीका, मतलब ये बंटू जनजातियाँ पूर्वी और मध्य अमेरिका में लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका सहारा कह रहा है, तो नहीं,
मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, तो बंटू जनजाति पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका में, तो पूर्वी मध्य अफ्रीका में, ठीक है, ये याद रखिएगा। मसाई जनजाति, तो ये भी पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, तो मसाई ये लगभग केन्या उगांडा इसके आसपास पाई जाती है। नूबा जनजाति, नुब्रा सूडान में पाई जाती है। ये नूबा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। मसाई भी, ठीक, जितने भी सभी बार बार पूछा जाता है। तो इसमें बी वाला आपका गलत है। तो बंटू सहारा ना, सहारा नहीं, पूर्वी अफ्रीका या मध्य अफ्रीका, मतलब ये ईस्ट साइड में, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका, ये जो केन्या उन्या ये साइड एरिया है, सोमालिया मतलब ये इस साइड, ठीक है, युगांडा उगांडा, तो पूर्वी और मध्य अफ्रीका में ये बंटू जनजातियाँ पाई जाती है, बंटू, ठीक है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, केन्या के आसपास, नूबा सूडान में, नूबा सूडान में पाए जाते हैं। नुब्रा बोला जाता है, नूबा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो अपना मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। 83 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 83 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। निम्न में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? मतलब कह रहे हैं सबसे कम आबादी है, तो सबको पता होगा अंडमान निकोबार में आबादी का घनत्व सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में। कितना है? लगभग 46 मतलब लोग वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, इसके बाद कहाँ पे आ जाता है? चंडीगढ़ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं, और ये पुडुचेरी में सबसे कम है। ठीक है, लक्षद्वीप में भी कम नहीं है, ये मत सोचिएगा। लक्षद्वीप में 2149 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है इतना। ठीक है, दमन दीव में भी ज़्यादा है, पुडुचेरी में तो ज़्यादा रहेंगे, नहीं तो आप दिमाग में आए लक्षद्वीप लगाएं। ठीक है, लक्षद्वीप में भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर सबसे कम लोग, क्योंकि यहाँ कुछ ही द्वीप है जहाँ पर लोग रहते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है। पिछले हम कर रहे थे उसमें क्या था, 2000 मतलब एक का था या 1991 का था, थोड़ा सा बोरिंग फील होता था। अब बताइए, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात, तो जितना दिया गया है इसमें शिशु लिंगानुपात किस में सबसे ज़्यादा है? छत्तीसगढ़ में। कितना है? 969। ठीक है, कितना है? 969। अब उत्तर प्रदेश में अपने देख लीजिए 902 है। ठीक है, पंजाब में देख लीजिए, ठीक है, पंजाब में 846 है। हरियाणा में सबसे बुरी हालत है, 834 है, 834 है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अच्छे हैं। ठीक है, लोग कहते होंगे छत्तीसगढ़ थोड़ा सा वैसा एरिया, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अच्छा काम किया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? आंकड़ों के निम्नलिखित कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तब इसको मुझे लगता नहीं बताने की ज़रूरत है। 2011 में विश्व की जनसंख्या का कितना % भारत में रहता है? विश्व की जनसंख्या का 17.5% कितना रहता है? भारत में रहता है 17.5। अब तो ज़्यादा हो गया होगा। किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो कहाँ पर अपनाया गया था? भारत में, क्योंकि भारत की ही जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, और हर जगह की कमी होती रहती है। तो ब्राज़ील, वो भारत ने सर्वप्रथम अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था? तो 1952 में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, प्रारंभ किया था। ठीक है, चलते हैं। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया है, किस सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो संसद, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ठीक, ऐसा अगर संकल्प पारित करता है कि आप राज्य सूची के विषय में कानून बनाइए, जो राज्यसभा पारित करेगी, तो क्या होता है? संसद उस विषय में सूची मतलब कानून बना सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा की उद्देशिका संविधान का भाग है? किसमें कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसमें कहा गया? ये कहा गया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट में। ठीक है, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ स्टेट में कहा गया कि ये किसका भाग है? उद्देशिका संविधान का अंग है। ठीक है, और कौन सा एक जो आप सबसे ज़्यादा याद करते हैं, केशवानंद भारती केस, इसमें भी संविधान ये उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया गया। बेरुबाड़ी मामले में क्या कहा गया? संविधान उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। मतलब सभी लोग कह रहे थे संविधान यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो कौन? ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, किसका? स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। किस भाग में? भाग 4 का में। ठीक है, तो भाग 4 का में इसमें जोड़ा गया। आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 51 का है। ठीक है, 51A 51 का। ठीक है, तो इस सब को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 42वां 76 4 का 51 का, बस। और स्वर्ण सिंह समिति, इतना याद रखिए बस। ठीक है, अब देखिए भारतीय संसद की निम्नलिखित में से कौन शामिल है? मतलब संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो भारतीय संसद में कौन सा शामिल होते हैं? राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं। राज्यसभा आपका शामिल होता है और लोकसभा शामिल होता है। राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये दोनों शामिल होते हैं और राष्ट्रपति तो ये संसद में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? बगैर कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता राज्य विधानसभा में। तो राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना, ठीक है, राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर जब तक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि ना हो। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, ये बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है, अच्छा यहीं पर है। तो लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, ये भी सही है। विधानसभा के सदस्य नहीं, विधानसभा विधान परिषद नहीं, विधान परिषद तो वैसे भी नहीं होगा, विधानसभा के भी नहीं करते, ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? मतलब विधि न्यायालय से विधि से के मतलब ये क्वेश्चन हमने बताया था ना 8 बजे वाले वीडियो में कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमको न्यायालय से कुछ परामर्श लेना है तो राष्ट्रपति ले सकता है। कौन से? ये राष्ट्रपति ले सकता है। कौन सा एक आर्टिकल इनके लिए दिया गया? 143, आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, आर्टिकल 143 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? मतलब आहूत की जाती है। ठीक है, आहूत मतलब क्या होता है? समन्ड। ठीक है, समन्ड बाई। तो हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट समन्ड बाई किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसका चेयरमैन किसको? तो मतलब अगर इसकी अध्यक्षता तो वो तो आपका वही करेगा। ठीक है, कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है अध्यक्षता, लेकिन अगर बैठक किसके द्वारा? दोनों की, तो दोनों के राष्ट्रपति आहूत करता है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें, 2 आर्टिकल होते हैं। एक होता है कोई भी चीज़ पढ़िए थोड़ा सा डीप में पढ़िए। 108 है और आर्टिकल 118, ये दोनों डीप में थोड़ा सा पढ़ा करिए। ठीक है, डीप में पढ़ने से थोड़ा, अब देखिए 108 और 118 क्या है, यही नहीं कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा डीप में जाएंगे तो याद रहेगा। 118 के तहत
जो ये आपका वर्ड लिखा गया, ये मतलब सेंटेंस लिखा गया है, यही सेंटेंस कहता है 108 के द्वारा संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, किस 108 के अंतर्गत। अब देखिए 118 क्या होता है, इसके 118 क्या होता है, इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है 118 के तहत। ठीक है, तो 108 लोकसभा ये राष्ट्रपति और 118 ये लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा आर्टिकल भी, ये भी। धन विधेयक कहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक तो सिर्फ केवल लोकसभा में ही स्थापित। धन विधेयक में एक आर्टिकल कौन सा है, 110 आर्टिकल होता है। आर्टिकल 110 से धन विधेयक में पूरी शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा का। राज्यसभा के पास नाम मात्र की शक्ति होती है। ठीक है, अब देखिए किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो कौन सा वह सदन है, तो वो लोकसभा ही है। लोकसभा भी अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, कितना 272 ही है, 275 नहीं मिला तो त्यागपत्र दीजिए। ठीक है, तो ये लोकसभा। निम्नलिखित कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ये भी देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसके द्वारा, आर्टिकल 155 के द्वारा। 155 के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के द्वारा और एक अधिपत्र देता है। ठीक है, अधिपत्र की आप इसको जाइए दिखाइए, कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते, मतलब जिस स्टेट में ज्वाइन करना होगा कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर उसका सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन से करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलते हैं देखते हैं, मंत्रिपरिषद समूह के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति। अब देखिए कैसे आप याद करेंगे, देखिए जब राज्यसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तभी ये सब हटेंगे। ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा में बोल रहा हूँ, लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तभी ये सब हटेंगे। तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के ही प्रति। आप जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस हैं, तो आपके बॉस क्या करेंगे, आप अपने बॉस के ही प्रति उत्तरदायी रहेंगे। क्यों, अदर लोग के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि आपका बॉस ही चाहेगा, वो अगर हटाना चाहेगा तो हटा देगा, नहीं हटा। आप किसी गवर्नमेंट में काम करते हो, आप किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, गवर्नमेंट के प्रति, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको हटा देगी। ठीक है, तो क्या होता है, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें किसमें, आर्टिकल 75(3) में मंत्री पर ये दिया गया है आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 75(3) में दिया गया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके, अच्छा वही क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रति। निम्नलिखित किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक और तो ये किसके द्वारा, ये संविधान के द्वारा। संविधान में दिया गया है आर्टिकल 148। ठीक है, 48, 143 क्या था, राष्ट्रपति कुछ सलाह ले सकता था। ठीक है, न्यायालय से। 148 से क्या है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो राष्ट्रपति नहीं, संविधान का 148 भारत के एक महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG जिसको आप बोलते हैं, CAG, इसकी नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये भी अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित की उसी रीति रिवाज से ये क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हटाने का इसका क्या सिस्टम है इनका, तो हटाने का जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रकार ये राष्ट्रपति को, ये मतलब CAG को भी हटा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया बहुत टिपिकल होती है। ठीक है, चलते निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को उसे जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं, तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो इसमें गोलकनाथ में कहा गया है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया है। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय के संविधान में के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो न्यायाधीशों की संख्या देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्वाचन से संबंधित, याद रखिएगा, किससे संबंधित? निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब निर्वाचन वो मतलब वो वाला निर्वाचन नहीं, इलेक्शन वाला। यहाँ लिखा गया है क्या? हेयर, इंग्लिश वाला देखिए, हेयरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इंटरप्रिटेशन कर रहा कोई गवर्नमेंट या किसी के द्वारा, तो क्या होता है, कम से कम कितने जज की कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में निर्वाचन से संबंधित, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन कुछ करना है, ठीक है, तो कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, कितना? 5 तो होना ही चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की, जो पहले हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कौन सी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है। ठीक है, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कैसे है? तो क्योंकि इसका एक आर्टिकल है 243 के है। ठीक, इसीलिए यह है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है कि नहीं? तो हाँ, आई, पैसा आया। ठीक है, ये आई हो जाएगा। जिला पंचायत राज्य निर्वाचन अधिकारी, तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ये किस, मतलब किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसी के अंतर्गत, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग होता है, अधिकारी नहीं होता है। जिला पंचायत का तो होता ही है 243 बी। ठीक है, तो 243 बी बॉय वाला। ठीक है, ये वाला बॉय वाला, तो 243 बी के तहत जिला पंचायत होता है। जिसका आर्टिकल होता है वो संविधान में होता है, जिसका आर्टिकल नहीं है वो संविधान। अब राज्य निर्वाचन अधिकारी का इसका कोई संविधान, इसको तो नियुक्त किया जाता है। जैसे आप अधिकारी बन गए, एसडीएम बन गए, तो हो सकता है आपको निर्वाचन अधिकारी ही नियुक्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए कोई संविधान वो नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? 1 2 3 होगा। जिला पंचायत किसके? 243 बी होगा। 243 बी। राज्य वित्त आयोग 243 आई होगा। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के होगा। ठीक है, आयोग है, अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला। और देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में नेहरू जी ने 1959 में, ठीक है, नागौर में किया। ठीक है, राजस्थान के। अब देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो कुल सीटों का 1/3, तो 1/3 है। ठीक है, कहीं कहीं पर 50% ही हो गया है। ठीक है, तो 1/3 ही अभी उत्तर प्रदेश में 1/3 ही है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किससे सबसे बड़ा भाग? तो सेवा क्षेत्र से सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो धारणीय विकास, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। ये बताइए, प्राकृतिक संसाधन, मतलब इसमें कहा क्या जाता है कि प्राकृतिक संसाधन का आप इस प्रकार से उपयोग करिए कि जो फ्यूचर है उसको भी बचा रहे, उसके लिए भी बचा रहे, सुरक्षित रहे। नहीं तो आप सब कोयला ख़त्म कर दे रहे हैं, फ्यूचर क्या करेगा? अंधेरे में रहेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कोई किसी भी रिसोर्स का यूज करिए, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखिए। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मतलब अगर कह रहे हैं कि धारणीय विकास के अगर रूल पे चलेंगे तो विद्युत उत्पादन किससे आप करिए? तो ये किससे? तो मतलब ये
धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले बहुत खुश होंगे अगर जल विद्युत से करते हैं, ठीक है, जल विद्युत से, क्योंकि इसमें नाम मात्र का प्रदूषण होता है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत आकलन किया? तो कितना दिए थे? 37.2%। अब देखिए एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये गठित कब हुई? तो 2011 में, याद रखिएगा 2011 में ये गठित की गई थी, ठीक है। इसने कितना 37.2 कैलोरी मतलब जनसंख्या, मतलब इसने आकलन किया कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलन किया? 37.2%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय मतलब एक बाउंडिंग का काम, कोऑर्डिनेटर का कार्य करता है? तो कौन सा? राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग करता है, ठीक है। याद रखिएगा किसकी स्थापना कब की गई थी पूछता है, तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ये योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का नेशनल डेवलपमेंट का NDC, ठीक है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। अब देखिए भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना, तो स्वाभिमान इस योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। तो ये उस समय का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2011 में मतलब यह योजना 2011 में शुरू की गई थी, 2012 में आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है, तो क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी आधार वर्ष क्या है? तो 2011 से 2012 तक 12 का आधार वर्ष है, ठीक है। मतलब किस आधार पर मानेंगे, कौन सा वर्ष होगा? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसकी मतलब ये राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए उस समय का क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये विजय केलकर, तो अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है उस, ठीक है। अब यहाँ देखिए मृगरीचिका का कारण क्या होता है? तो मृगरीचिका का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR, ठीक है। मृगरीचिका का यही, मृगरीचिका क्या होता है? जो मृगरीचिका होता है, अभी मौसम में देखे होंगे, तो गर्मी के मौसम में आप रोड पे चल रहे होंगे, मान लीजिए ये रोड है, यहाँ आप पहुँचे तो यहाँ पर लगता है बहुत पानी, बारिश हुई है, पानी भरा है, ठीक है, लेकिन पास में जाएंगे तो यहाँ सूखा रहता है, वही मृगराज होता है, ठीक है। ये मिराज जिसको बोलते हैं, तो यही अब मिराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि मृग जो है पानी की तलाश में यहाँ पर जाता है, पहला हो गया। दूसरा हो गया जैसे हीरे का चमकना, अगर पूछ ले हीरे का चमकना इसी पर बेस होता है, ठीक है। तो ये सब इसी पर पूर्ण आंतरिक TIR। और जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसमें भी ये, इसमें बहुत बार पूछा गया है, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसमें भी ये यूज होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग वेवलेंथ के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। किसके द्वारा? वेवलेंथ के द्वारा ही निर्धारित होता है। परासर अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव ऑफ अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या? 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक होता है ग्रेटर देन 20,000 से मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनियाँ होती है वो अल्ट्रासोनिक होती हैं। कुछ जानवर, मनुष्य का कान इसको नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई,
चमगादड़ हो गया, इसको सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो कौन सी क्रिया होती है, जैसे अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे होंगे, मिट्टी का घड़ा लाए होंगे, अगर जो लोग बाहर रह रहे होंगे, घर पे नहीं रह रहे होंगे, तो मिट्टी का घड़ा लाए होंगे, लाइक ए फ्रिज का काम करता है वो। तो वो क्या करता है, आप पानी रखते होंगे, कुछ टाइम बाद अब उसको क्या करते हैं, ठंडा हो जाता है, फिर पीते हैं आप। तो उसमें क्या होता है, तो इवोपोरेशन होता है। ठीक है, इवोपोरेशन। आपसे अगर आप पूछ सकते हैं आप किसी अपने दोस्त से कि आपने घड़ा लाया है तो इसका क्या मतलब है, ये इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये ठंडा करता है जल। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, इवोपोरेशन, वाष्पीकरण से ये ठंडा होता है। ठीक है, वाष्पीकरण किसके कारण जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण। तो आप पूछिएगा अपने दोस्तों से, हो सकता है बता पाएँ या ना बता पाएँ वो। ठीक है, आप टेस्ट लीजिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि आपके दोस्त भी लाए होंगे। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बताइए, लेजर एक युक्ति है किसके जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा, स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों? देखिए, आप जैसे कोई चीज़, ये मान लीजिए आपकी उंगली है, इस उंगली में कोई धागा बानी, ये धागा जितना बड़ा होगा, अब इसको आप ऐसे से घुमाएंगे, ठीक है, तो जितना बड़ा रहेगा उतनी कम तेज़ी से घूमेगा। अगर ये कोई एक दूसरा धागा है, ये इतना ही बड़ा है, अब इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, ये तेज़ी से घूमेगा। तो गर्मियों में क्या होती है, जो लोलक घड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो गर्मियों में बड़ी हो जाती हैं, जैसे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो वो जो बड़ी होती है तो धीरे धीरे घूमेगी। ठीक है, और जितना पास हो, जैसे कोई चीज़ घुमाइए, जितना पास आती है वो जल्दी से आपकी उंगली पे लिपट जाती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए सुस्त हो जाती है। निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन सी होती है, हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हरित गृह की गैस होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन नहीं होता है। कार्बन डाई, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, निम्न पर कौन ओजोन का रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब जो ओजोन के रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो 1 2 3 तीनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके मतलब क्या होता है, तो आयतन क्या होता है, तो जैसे बर्फ़ हो गया, ठीक है, पीतल हो गया, लोहा हो गया, गलने पर आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। आयतन क्या होता है, घटता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घट जाता है। दूध का धवल रंग जिसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है, जो दूध का धवल रंग, मतलब धवल मतलब वाइट कलर, ठीक, वाइट कलर ऑफ मिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण होता है, तो कैसीन के कारण होता है। वाइट मतलब दूध में जो वो धवल रंग, दो वाइट कलर कैसीन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, पीलापन, दूध का पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण किसका है, पीलापन। मीठा किसके कारण होता है, दूध थोड़ा सा मीठा लगता है ना, तो लैक्टोज के कारण होता है। अगर पूछे जाए दूध थोड़ा मीठा किस लिए लगता है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के कारण होता है। अब देखिए, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं, तो ये पढ़ाए हम, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ये दलदली स्थानों पर रहते हैं, होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर, दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर, पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, अभी हम 2 दिन पहले पढ़ाए थे, पर्णहरित या क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर निम्न, अब देखिए, एस्बेस्टॉस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका बताइए। अब देखिए,
एस्बेस्टस धूल किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को, सॉरी उधर लग रहा है, फेफड़े को प्रभावित करता है। शीशा किसको प्रभावित करता है? शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? जब शीशा आप देखते हैं तो मस्तिष्क वाला भी भाग दिखता है ना, ऐसे याद कर लीजिए। शीशा जब आप देखते होंगे तो मस्तिष्क वाला भाग दिखता है, तो वही मस्तिष्क। पारा किसको प्रभावित करता है? तो पारा उदर को, स्टोमचा को प्रभावित करता है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रक्त धाराओं को, ब्लड स्ट्रीम। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे? जैसे अंगीठी वाला जो एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अंगीठी, बंद कमरे में अंगीठी नहीं सुलगाना चाहिए। ठीक है, तो वही, ठीक, तो ये लगा लीजिएगा। अब यहाँ निम्नलिखित, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में किसके? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। लगभग 1 से 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख के करीब होना चाहिए प्लेटलेट्स, लेकिन ये क्या होता है, ये घट के 1 लाख के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जब प्लेटलेट्स नीचे हो जाता है। ठीक है, कई लोग की तो जान भी चली जाती है इसमें। डीएनए में डी हेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने दिया था? डीएनए का ऐसे ना, ऐसे बनता है ऐसे, तो ये दो हेलिक्स ना, तो ऐसे ऐसे बनता ना, तो इसका किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? तो ये 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। इसीलिए इन सबको क्या किया गया था? 1962 में नोबेल पीस प्राइज, मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, पीस ने नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये डीएनए का हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। ठीक है, कब किया था? 1911 ईस्वी में। किसका? 1911 में विटामिन का आविष्कार किया था। अगर पूछे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो गई भैंस पानी में, तो BC भैंस पानी में। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो कीड़ा, याद करिए, कीड़ा। वसा में घुलनशील कीड़ा होता है और जल में BC होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, प्रोटोजोआ, कवकी, ये सब याद बताइए। ये तो प्लेग किसके कारण? तो प्लेग किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण? वायरस के कारण होता है। वायरस कहीं है? हाँ है। गंजापन किसके कारण होता है? जो गंजापन, ये इसका फंगस के कारण होता है। जो गंजापन आदमी हो जाता है, फंगस के कारण। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, MRI से क्या तात्पर्य? MRI, तो MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, इससे कारण सूक्ष्म मतलब रोग होता है, उसकी जांच की जाती है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को चिन्हित किया गया है? तो वर्ष 2011 में उस समय का है, तो ये रिंडरपेस्ट, ठीक है, उस समय का। ठीक है, पशुओं, ये याद रखिएगा, रिंडरपेस्ट बीमारी कहाँ पर किसके होते? तो ये पशुओं में होने वाली बीमारी है। कौन सा बीमारी है? जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा। अब देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है। यही कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, CPU। अब देखते हैं यहाँ पर, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? ठीक है, बायो हॉटस्पॉट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से माने जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय करें, ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, तो इसमें 1 और 3 आपका सही है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट माने जाते हैं। अगर भारत में देखते हैं, कुल 4 प्रकार के हॉट स्पॉट हैं। तो इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है वो है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका का सुंडा लैंड, ये सब बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माने जाते हैं। कौन? इंडो बर्मा, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका का सुंडा क्षेत्र है। ठीक है, पहली बात, हॉट स्पॉट वर्ड किसने दिया, शब्द का किसने प्रयोग किया? तो नॉर्मन, ये याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स। ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने पहली बार हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1988 में किया। ठीक है,
अब देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिनके लिए तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रखती हैं, ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, वो उनको इको मार्क उत्पाद मतलब उन भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, ठीक है, इको मार्क। अब देखिए, 50 से अधिक देशों में द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ था? तो कब प्रभावित हुआ था? 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। कब? 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था, ठीक है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनको थोड़ा सा तेज लगेगा वो स्लो कर लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो आर्द्र भूमि किस लिए उपयोगी है? सबके लिए। फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी साइकिलिंग के लिए, फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल एंड थ्रो ऑब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, तलछट रोककर नदियों का गोदीकरण करने से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट उपयुक्त सभी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों के इकट्ठा करने और वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो ये भी इस समय का क्वेश्चन है, तो इन भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून को, ठीक। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस, या 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, मधुमेह, तो कौन से? 14 नवंबर को ही मनाया जाता है, 15 अगस्त को बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार इस बार आर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आए हुए थे, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को 23 तक फॉलो कर लिए, लेकिन बिलीव मानिए आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी, कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी जाएगी और कौन सी चीज़ जब बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। तो प्लीज़ आप अगर पिछला आप छोड़ दिए होंगे 1991 से 2000 के बीच, उसको इग्नोर करिए, ये वाला सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2012 से 2023 तक आपको एक क्लियर वे मिल जाएगा। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र ये कहाँ है? बेंगलोर में, सही है। भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान देहरादून है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कोलकाता में नहीं है, ये कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है मैनेजमेंट वाला। कहाँ पर है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हिमालय, ये अल्मोड़ा में, तो सब सही है, सी वाला गलत था। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, तो जो दो विभिन्न संप्रदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र इको टोन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका ढेर सारे वन हैं, ठीक है, ये वन है, वन वाला क्षेत्र है, अमेजन के जंगल हैं, ठीक है। और ये इधर क्या है? ये थोड़ा सा पंपास का घास का मैदान है, मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये अर्जेंटीना का पंपास का घास का मैदान, या ठीक है। तो ये क्या होता है? ये घास का मैदान है, ये वन है, तो ये इस बीच में जो क्षेत्र होगा इसी को क्या कहते हैं? इको टोन कहते हैं, इको टोन। तो मतलब दो संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसी को इको टोन कहते हैं, ठीक है। मतलब वन और ये घास के मैदान के बीच थोड़ा सा जो क्षेत्र बनता है उसको इको टोन कहते हैं। अब देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले आर्सेनिक प्रदूषक कौन से होते हैं? ये आर्सेनिक होते हैं, बहुत खतरनाक। ये कलकत्ता बंगाल में ज़्यादा वहाँ के पानी प्रभावित हैं आर्सेनिक से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिक तंत्रों को चक्रों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र को चक्रों को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जो आपका इक्वेटर, मतलब जो आपकी ये पृथ्वी है जो इक्वेटर ऐसे जा रही है, ये तो ये इसी के आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। किससे? लगभग इनका विस्तार कितना होता है? इससे 10 ऊपर और इससे 10 नीचे, ठीक है, 10 इससे ऊपर और इससे 10 नीचे, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कहाँ पर ये पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है ना, तो ये यहाँ पर कन्याकुमारी लगभग 8 पे है,
तो इसी साइड पाई जाती है, तो ये एकदम सही है। तो 10 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है, यहीं पर जैव विविधता पाई जाती है। सुंडालैंड में इंडोनेशिया के आसपास जैव विविधता तो इसी के आसपास है, ठीक है। अब देखिए, एक मनुष्य के जीवन का पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम भूमि को कहते हैं। तो मतलब अगर एक मनुष्य है, उसको अपने जीवन यापन करने के लिए कितनी भूमि की जो आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को जीवन के पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिक पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा, प्रतापगढ़। निम्नलिखित पत्रकारों में किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी? तो ये भी उस समय का, ठीक है। तो लखनऊ बॉय, उस समय का मतलब ये कह सकते हैं उस समय का क्वेश्चन रहा हो। तो विनोद मेहता है, याद रख लीजिए, ठीक। अब देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखा था? तो ट्रेड यूनियन से आंदोलन से संबंध कौन रखा था? तो ये बीबी गिरी थे, ठीक है। चौथे राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 था। ये कौन से नंबर के? 4th नंबर के आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। प्रेसिडेंट 4 नंबर के थे बीबी गिरी। ये इनका संबंध क्या था? ट्रेड यूनियन थे। 2 बार इसके अध्यक्ष भी चुने गए थे ये बीबी गिरी। अब देखिए, निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो ये कब हुआ? तो ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ, ठीक है। तो याद हो गया, कब? 2008 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? कि प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, मतलब किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी, मतलब वो प्राकृतिक पूंजी है देश की। तो जल एक प्राकृतिक पूंजी, जल आदमी थोड़ी बनाया है, प्रकृति से हमको मिला है। मिनरल, खनिज, जो लोहा निकल रहा है वो हम थोड़ी बनाए हैं, वो नीचे से निकल रहा है, उसको फिर हम उसको सही करते हैं, मतलब उसको फैक्ट्री में भेजते हैं तो अच्छा तैयार कर लेते हैं। तो मिनरल्स ये हो गया। अब सड़कें तो हम खुद ही बनाते हैं। वन, इसको भी मतलब प्रकृति ने ही बनाया, लेकिन सड़क जो है ये आदमी ने बनाया। सिंपल क्वेश्चन है। निम्न किसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो अपना वन और अपना धन योजना, तो ये किसके द्वारा प्रारंभ की? हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा, ठीक है। हिमाचल अपना वन अपना धन, ये अच्छा, इसका क्वेश्चन नहीं है तो क्या ये, इसका क्वेश्चन, एक मिनट, इसका क्वेश्चन क्या हुआ? वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। हाँ, इसका क्वेश्चन ये था कि जो चिपको आंदोलन था, इसका क्वेश्चन ये था, जो चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन, ठीक है, आंदोलन किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? ठीक, 2012 का क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो ये किसके विरुद्ध था? वनों की कटाई से लोग इस पर चिपक जा रहे थे पेड़ से, ताकि ना काटें। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। कहाँ पर? देहरादून में। निम्नलिखित में से पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है। ये भी अभी तो बढ़ ही रहा है, इससे ज़्यादा ही बढ़ रहा होगा, 0.7 डिग्री, ठीक है। जैवमंडल और स्थापना बताइए, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जैवमंडल स्थल और स्थापना बस। नीलगिरी का कब था? वो 1986 में। नंदा देवी का 1988 में। सुंदरबन 1989 में, ठीक है। और कंचनजंगा 2000 में ये जैवमंडल
स्थल घोषित किया गया? तो नीलगिरी 86 में, नंदा देवी 88 में, सुंदरबन 89 में, कंचनजंगा 2000 में। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है? बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो नाग क्या है? नाग, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह, तो सतह से सतह वार करने वाला, सतह से सतह वार करने वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब त्रिशूल क्या है? त्रिशूल, ठीक है, तो सतह से सतह एक सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल क्या? सतह से सतह, ये नहीं, त्रिशूल आपका सतह से हवा में। ठीक है, सतह से हवा में। ऐसा समझ जाइए जो त्रिशूल होता है, भगवान शंकर भगवान अगर किसी को मार रहे हैं तो सतह में खड़े होंगे, और त्रिशूल मारेंगे ज़मीन में थोड़ी मारेंगे, वो तो ऊपर ही मारेंगे। ऊपर मारेंगे तो सतह से हवा में, तो त्रिशूल सतह से हवा में। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह में। पृथ्वी सतह ही होती है ना, हवा में थोड़ी होती है पृथ्वी, सतह से सतह में होती है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए। नाग क्या है? तो नाग का एकदम सही है, एंटी टैंक मिसाइल है। पिनाका क्या है? पिनाका तो ये रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, तो ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर पिनाका। ठीक है, तो ये आपका नाग वाला सही होगा और सब गलत था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलते हैं देखते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा। कहाँ पर है ये काजीरंगा? तो ये है असम में। ठीक है, असम में। सिम का पूरा रूप क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिम का। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, शायद ये क्वेश्चन इस बार आरओ में आया था क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए अगर आया ही होगा तो देखिए पुराने पेपर से कितना आ जाता है। ठीक है, तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है इसका फुल फॉर्म। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में? नाभिकीय ऊर्जा, तो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? न्यूक्लियर एनर्जी के। ठीक है, तो देखिए 132 क्वेश्चन हमने आपको 1 घंटा 50 मिनट में करवाया है। ठीक है, यही क्वेश्चन सभी लोग कितने लगभग 3 से 4 दिन लगा देते। ठीक है, ना कोई बात हुई, ना कुछ हुई, ना कमेंट पढ़े, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ाते ही गए। ठीक है, 1 घंटे 50 मिनट से लगातार हम आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस मतलब थोड़ा सा इस मेहनत को सब्सक्राइब और लाइक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।